बात मिल्कीपुर के चुनाव की, तो मिल्कीपुर के चुनाव को कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 6 बार जीता है। पहले इसको समझ लीजिए, 6 बार 7 बार, 5 बार वहां पे मित्रसेन यादव जीते हैं। 5 बार मित्रसेन यादव जीते हैं, उसमें से 3 से 4 बार वो कम्युनिस्ट पार्टी से जीते हैं। 1 बार सपा से जीते हैं, 1 बार उनका लड़का जीता है, 1 बार उनका शिष्य जीता है। हाँ, तो मित्रसेन यादव का पूरा वहां एक गैंग। जब से उसके बाद पिछली 3 बार से ये विधानसभा सुरक्षित हो गई, यानी कि यहां से सिर्फ दलित चुनाव लड़ सकते हैं। इस सुरक्षित होने के बाद 2 बार इसको समाजवादी पार्टी और 1 बार भाजपा ने जीता है। 2 बार अवधेश प्रसाद ने जीता है और 1 बार गोरखनाथ ने जीता है। तो गोरखनाथ भी चूंकि पासी बिरादरी से आते हैं, अवधेश भी पासी बिरादरी से आते हैं। इसमें भी ध्यान दीजिए कि 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने यह सीट 13,000 वोट से निकाली थी। 2024 के चुनाव में जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको वो कहते हैं कि अयोध्या जीती गया, तो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पांच चुनाव क्षेत्र है, 5 विधानसभा है। उसमें से एक में अवधेश हारे थे, उसका नाम है अयोध्या। तो अयोध्या में तो अवधेश हारे थे, जिनको अयोध्या नरेश बताकर अखिलेश यादव बाकायदा हिंदुओं को चिढ़ा रहे थे, बदतमीजी कर। तो वो कह रहे थे अयोध्या, बल्कि अयोध्या वो हारे थे। दूसरी बाकी 3 विधानसभा उन्होंने अच्छे वोट से जीती, और जो सबसे कम वोट से उन्होंने जीती, वो जीती उन्होंने मिल्कीपुर। मिल्कीपुर वो केवल 7,000 वोट से जीते, जबकि सामने एक छत्री कैंडिडेट था, लल्लू सिंह। इस बार तो आपके सामने एक दलित कैंडिडेट होगा, और अगर गोरखनाथ को यहां से टिकट इस बार मिल जाता है, तो मैं चुनावी भविष्यवाणी कभी मैंने आपके देखे चैनल में कहीं नहीं करता मैं, पर मैं आपको दावा कर रहा हूं कि अगर गोरखनाथ इस सीट को लड़ते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपा हारेगी, बहुत लंबे मार्जिन से हारेगी, बहुत बुरी तरह हारेगी। बसपा इस बार लड़ रही नहीं। बसपा ने पिछली बार एक कोयरी कैंडिडेट खड़ा किया था, इस बार बसपा लड़ नहीं रही है, तो कोयरी क्या, उनको कोयरी वोट भी अपनी जगह है। दूसरी बात, 13,000 की लीड विधानसभा में घट के 7,000 रहेगी। और इस बार तो अवधेश भी नहीं लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ रहा है। उनके लड़के की बिहेवियर को लेके ऑलरेडी वहां पे बड़ी नाराजगी भी है। तो प्लस आप जानते हैं, उपचुनाव तो ऐसे भी सरकार का माना जाता है। पिछली बार 9 में से 7 सीट निकाल के दिखा दिया। अखिलेश यादव का ईगो इतना है कि वो उपचुनाव में प्रचार तक नहीं करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां सभा कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री वहां दूसरी और तीसरी बार जा रहे हैं, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभा कर रहे हैं। वो तो केवल उपचुनाव में तब करते हैं कि वो मैनपुरी का उपचुनाव हो, वरना वो जाते ही नहीं। इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें उपचुनाव में जाने क्यों नहीं। मेरा दावा है कि अगर गोरखनाथ यहां से चुनाव लड़ते हैं, तो मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी लंबे मार्जिन जीतेगी। और याद रखिएगा, मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, मैं कर रहा हूं। इसका एक बात पहलू और देख लें। मैंने आज कहा था कि मैं जल्दी जाऊंगा सर, तो इसलिए इसको एक पहलू मैं 2 मिनट और चाहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, और वही जाके फैजाबाद से सांसद बने। और जब फैजाबाद से सांसद बने, तो फिर उनको अयोध्या का नरेश कह के अखिलेश यादव ने वो घुमाया, हर जगह उनको साथ लेके घूमते थे, पार्लियामेंट में उनको साथ लेके बैठते थे। और अयोध्या नरेश वैसे भी भगवान राम के अलावा और कौन होता है भाई। आप जानकर उनको इस तरह की बातें कह के आप हिंदुओं को टॉन्ट कर रहे थे, उनको ताने दे रहे थे, उनको बेइज्जत कर रहे थे। तो अयोध्या नरेश कह के इन्होंने इतना तमाशा बनाया। वो अलग बात है कि जब वो मोहित खान वाला कांड हो गया बदरसा का, जिसमें उसने एक ओबीसी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया, गैंगरेप वाला, उसके बाद से इन्होंने अयोध्या नरेश कहना बंद कर दिया और उनको अपने साथ घुमाना भी बंद कर दिया। जहां तक अवधेश प्रसाद का सवाल है, तो पिछले चुनाव में एक नारा दिया था उन्होंने मिल्कीपुर में ही, फैजाबाद में, कि ना मथुरा ना काशी जीतेगा अवधेश पासी। तो उन्होंने उसके बाद भगवान राम को भी लेके तमाम कमेंट्स हुए थे। आज मैं देख रहा था अवधेश प्रसाद बयान दे रहे थे, तो राम के नाम के पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान, जय श्री राम जी वगैरह सब लगा रहे थे। तो ये तो एक खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि अवधेश प्रसाद को भी समझ में आ गई कि हवा जो इधर बह रही। तो पहली बात तो एक बात जान ले, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मैं आंकड़ों के लिहाज से सिद्ध करता हूं कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी हारी थी। समझने की कोशिश कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से हार रही थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन कुछ नहीं बचा। कितने लंबे मार्जिन से वो जीते थे, वो 1,00,000 1,50,000 के मार्जिन पे आ गए। अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से हारती हारती बची। आपने देखा तमाम जगह। तो भाजपा हारी थी, सपा जीती नहीं थी। लेकिन वो 37 सीट पाकर अखिलेश यादव को हमेशा की तरह वो एकदम हवा में चले गए। और उसके बाद कायदे से 9 में से 7 सीटें हारने के बाद उनका कुछ ना कुछ, जिसे कहना चाहिए, मिजाज जमीन पे आना चाहिए था।
लेकिन अभी तक उस तरह वो क्या कर रहे हैं, लगातार कुंभ मेले को निशाना बना रहे हैं, वो लगातार उसको संभल को निशाना बना रहे हैं, वो शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आवास में शिवलिंग खुदी हुई है, उसको खोद लो। तो वो पता नहीं क्यों लगातार वो, और उनके जो अभी आपने देखा सपा सांसद जो चंदौली से है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब वो जो संभल में वो जो देवियों की तस्वीरें निकली है दीवारों पे, वो तवायफ देवी, जरा सोचिए, जरा हिमाकत देखें, हिम्मत देखें और बदतमीजी देखें, तवायफ देवी उसका नाम दिया इन्होंने। और मतलब हमारे यहाँ जो बावड़ी में जो निकली है, और वो बावड़ी जो कि सुरंग से बाके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई है, उस बावड़ी को कह रहे हैं अय्याश गाह है। तो उस और देवियों की तस्वीरों को तवायफ कह रहे हैं। कुंभ मेले में कह रहे हैं नहा लोगे तो मर जाओगे। और वहां पे लगातार जिस तरह का अटैक पे अटैक चला आ रहा है हिंदुज्म पे। अच्छा, इनको एक इनको प्रॉब्लम और आ रही है। वैसे तो सही पूछे थे, मुस्लिम वोटों के हवाले से समाजवादी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है, पर वो दो कारणों से डर रहे हैं। एक तो एमआईएम लगातार इनके वोट काट रही है जहां जहां लड़ रही है, तो वो एमआईएम से डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट उसको लेके डर रहे हैं। दूसरे, चंद्रशेखर रावण जहां भी आता है, वो ज्यादा नहीं, 2-4-5 हजार वोट, अब यहाँ तो 7 हजार की लीड ही थी ना, अगर 5 हजार वोट उसने काट दिए फिर तो गया एकदम खैर। तो ये मुस्लिम वोट को लेकर उनको समझ में आया कि जब तक हम हिंदुओं पर प्रहार नहीं करेंगे, हमारा मुस्लिम वोट पक्का नहीं होगा। तो औरंगजेब की हवेली के लिए लड़ते हैं, मुगल म्यूजियम के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ लगातार जो हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल हैं, कुंभ मेला है और कल की अवतार हैं और शिवलिंग, सबको बदजुबानी धुआंधार चल रही है। मेरा अपना मानना है, और मैं आज आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं ओंकार सर, कि यदि गोरखनाथ में अगर गोरखनाथ का टिकट कट जाता है किसी का कारणवश, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि गोरखनाथ की लल्लू सिंह से नहीं बनती, लल्लू सिंह जो कि वहां पे प्रभारी हैं इस चुनाव के, तो उनकी बनती नहीं, तो वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर गोरखनाथ वहां से पहले विधायक रह चुके हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, वही कोर्ट गए थे जिसकी वजह से ये चुनाव टल गया था, और लोगों ने उन्होंने वहां काम किया। अगर गोरखनाथ जो खुद भी पासी समुदाय से आते हैं, अवधेश प्रसाद के, क्योंकि वहां जो 1.25 लाख दलित वोट है उसमें 75,000 पासी है, तो अगर गोरखनाथ को टिकट मिल जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, तो मेरा दावा है आपके चैनल पे कि यहाँ पे सपा हारेगी नहीं, सपा बहुत बुरी तरह हारेगी। ओकर अनुपम जी को जाना है, प्रोग्राम से पहले ही बात ये हो गई थी, लेकिन जाते जाते आप दिल्ली पर भी एक टिप्पणी करके जाइए अनुपम जी। दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर समय बताएगा, फरवरी बताएगी। लेकिन एक बात जो फिलहाल नजर आ रही है कि केजरीवाल भयभीत है। केजरीवाल भयभीत इसलिए है कि 10 साल जो आदमी सत्ता में रहा हो, उससे फिर अपेक्षा ये होती है कि वो अपना रिजल्ट कार्ड दिखाएगा, वादे नहीं करेगा। 10 साल बाद आदमी अपना दिखाता है, हमने ये किया है। और आरटीआई से निकल के आ रहा है कि 10 साल में आपने एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनाया। नजरों से देखने में समझ में आ रहा है कि सड़कें बेकार हो गई हैं। यमुना का बार बार आपने ये तक कहा था 2019 में कि हमको वोट मत देना 2025 में अगर यमुना साफ ना हो, इतनी बार वादा किया था। अब आप कह रहे हैं कि यमुना को साफ करने से वोट ही नहीं मिलता। बताइए जरा, बेशर्मी की लिमिट। केजरीवाल को दो बातें समझ में आ गई कि पहली बात तो ये कट्टर ईमानदार वाली उनकी छवि थी, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दूसरे, वो ये भी समझ चुके हैं कि अस्पताल ले लो, स्कूल ले लो, सड़कें ले लो, यमुना ले लो, तमाम चीजें ले लो, इन सब को देखते हुए उनका जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात थी वो भी खत्म हो चुकी है। शीश महल ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। और मैं फिर कहूंगा, दो बातें ध्यान रखिए। एक तो कल जो आकाश आनंद ने, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो मायावती के भतीजे हैं, उन्होंने जो 2 लाइनों में जो बात कही, वो मैं तरस रहा था कि कोई भाजपा का नेता तो कहे। उन्होंने कहा कि ये 200 यूनिट बिजली के लिए दिल्ली वालों, सोचो तुमने क्या खोया। तुमने एक हेल्थ सर्विस खो दी, तुमने एजुकेशनल सर्विस खो दी, तुमने सड़कें खो दी, तुमने वातावरण खो दिया, प्रदूषण ले लिया, और तो और तुमने अपनी यमुना खो दी। ये बड़ी बात लगी। दूसरी बात, केजरीवाल का डर इस तरह भी नजर आता है, और एक सवाल ये भी है उनसे मेरा, और मैं 3-4 दिन से इसको लगातार कह रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि इसको कांग्रेस वाले भी उठा रहे हैं और भाजपा वाले भी उठा रहे हैं, कि जब वो भाजपा से पूछते हैं कि तुम्हारी बारात का दूल्हा कौन है, तो एक बार केजरीवाल से भी पूछा जाए कि तुम्हारी बारात का दूल्हा क्या है। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दफ्तर तुम जा नहीं सकते, फाइल तुम साइन कर नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री तुम हो नहीं सकते। और आतिशी मार लेना से तुम इस कदर घबरा गए हो कि कहीं ना कहीं मेरी जीतन राम मांझी ना हो जाए।
तो तुमने उनको पहले ही काम चलाओ मुख्यमंत्री कह दिया, टेम्पररी मुख्यमंत्री कह दिया, यानी तुम आतिशी की जगह किसी और को लेकर आना चाहते हो। तो आप आतिशी से भी डर रहे हैं, आप हर जगह से डर रहे हैं, तो केजरीवाल इज इन अ बैड शेप। अब सिर्फ देखने वाली बात यह होगी कि साहब, लेकिन 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल में उन्होंने जिस तरह वहां पे ढेर सारी इलीगल बस्तियां बनाई हैं, इलीगल वोटर्स बनाए हैं, उसका भी अपना एक असर आता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल केजरीवाल का जो डर है वो डर अच्छा है।